बाढ़ में रेलवे पुल के ऊपर गरीब ससुराल, खेती और रसोई। हमारा सारा काम हो गया है भैया, बस अभी कुछ लोग हमें थोड़ा सा कुली का काम दे दे तो आज की दिहाड़ी निकल जाएगी। हाँ, चिंता मत कर, जमकर खड़ा रहे। अभी अभी ट्रेन आई है, कोई ना कोई तो हमें काम देगा ही जरूर। ट्रेन में बहुत से पैसेंजर निकलते हैं और तभी यश और रोहन भी एक्टिव हो जाते हैं और दीजिए भैया, हम आपका सामान बाहर तक पहुंचा देते हैं। अरे ठीक है, मेरा सामान उठा लो और ये बाहर रिक्शा में रख दो। जी साहब। यश इतना सारा भारी सामान उठाकर लेकर जाता है। कुछ बैग उसने अपने सिर पर रख लिए थे तो कुछ हाथ में पकड़ लिए थे। इस तरह दोनों भाई वहाँ मेहनत कर रहे थे और वहीं दूसरी तरफ घर पर। लीजिए मम्मी जी, आपकी गर्मा गर्म चाय। हाँ बहू, शाम की चाय पिए बिना घर से बाहर जाने का तो मन ही नहीं करता। जब तक दिन में एक बार चाय ना पी लो तब तक ताकत ही नहीं आती और ना ही कुछ करने का मन करता है। हाँ मम्मी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन पता नहीं क्यों, पर मुझे तो चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पता नहीं तुझे चाय कैसे पसंद नहीं है? मेरे लिए तो चाय अमृत है और दिन की सबसे जरूरी चीज भी। शांति अंदर चाय पी रही थी और बाहर पायल और नेहा आंगन में उगाई हुई थोड़ी सी सब्जियों को देख रही थी। देखो ना, बारिश के मौसम में कितना ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है फसल उगाने के लिए। बैंगन में कीड़ा लग गया है, लेकिन शुक्र है कि बाकी सारी सब्जी सही सलामत है। हाँ दीदी, इस बार हमें थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना होगा और फिर बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही है। ऐसे में फसल उगाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। इस तरह शांति कड़क चाय का स्वाद लेती है और चाय खत्म करने के बाद वो घर के बाहर आ जाती है। कहाँ जाऊँ? हाँ, सामने शीला और सविता खड़ी हैं, उन दोनों के पास चली जाती हूँ। शांति अपने घर के बाहर निकलती है और थोड़ा सा आगे जाकर जहाँ पर पहले से ही दो पड़ोसन बात कर रही थी। वही तो, कितनी कमाल की बात है। बताओ, उन लोगों के घर में हमेशा इस तरह की हरकतें होती रहती। तभी तो मैं उसकी बहू से बात कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे उनके घर की सारी खबर मिल जाती है। वही तो, आज का जमाना कितना खराब हो रहा है, कुछ पता नहीं चलता कि कब क्या हो जाए। पहले तो दोनों हंसकर बड़े मजे से बात कर रही थी, लेकिन जैसे ही शांति वहाँ पर आती है तो दोनों चुप हो जाती है। और बताओ, क्या हाल चाल है तुम दोनों के? बस शांति के ऐसा बोलने पर ही दोनों का मुंह बन जाता है। हम तो एकदम बढ़िया हैं, तुम बताओ कैसी हो? मैं भी बढ़िया। और किस बारे में बात हो रही थी? शांति के सवाल पूछने पर दोनों का जवाब ही बदल जाता है। अरे तुम दोनों बातें करो, मेरे तो छत पर कपड़े सूख रहे हैं और बारिश जैसा मौसम हो रहा है। मैं तो जरा जा रही हूँ घर पर। अरे सिर्फ तेरा ही क्यों, मेरा भी तो कितना काम पड़ा है। मुझे भी जरूरी सामान लेकर जाना है और फिर थोड़ी पूजा पाठ भी करनी है, तो जरा मैं भी चलूं। अच्छा शांति बहन, तुमसे बाद में मिलेंगे। हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं, हम फिर कभी बात कर लेंगे। इतना कहकर शीला और सविता वहां से निकल जाती है और शांति खुद से सोचती है, मुझे तो इन लोगों की फितरत अच्छे से पता है। जब इन्हें कोई काम होता है या मूड होता है तो हमसे बात कर लेते, वरना इस तरीके से रास्ता बचाकर भाग जाते हैं। उसके बाद शांति दूसरी एक गरीब पड़ोसन के पास ही जाती है, जिसके घर की हालत भी उनके जैसी ही थी। सरला घर में छत पर पीओपी लगा रही थी। अरे क्या कर रही है? तुझे तो पता ही है, कल बिन मौसम बरसात हुई थी और अब तो बारिश का ही मौसम आ रहा है, तो कभी भी बरसात हो सकती है। बस इसीलिए घर की मरम्मत कर रही हूँ ताकि बारिश के मौसम में हमें कोई परेशानी ना हो। सही कहा, हमें तो हर मौसम के लिए तैयारी करनी पड़ती है और कभी भी हमारे साथ कुछ भी हो जाता है, कुछ नहीं कह सकते। यूं ही दिन गुजर रहे थे और अब बारिश का भी मौसम शुरू हो गया था। आज काफी तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी और शांति अपने परिवार वालों के साथ घर में चाय पकौड़े का मजा ले रही थी। पकौड़ी तो बहुत कम थी, लेकिन मजा बहुत आया। वाकई बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट पकौड़ी बनी थी, खाकर एकदम मजा आ गया। हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं, कम थे लेकिन खाने में तो स्वाद आया और बढ़िया चाय नाश्ता हो गया। हाँ बिल्कुल, हमें थोड़े में ही सही लेकिन खुश रहना सीखना चाहिए। फिलहाल तो सब ठीक लग रहा था, लेकिन अभी सब अनजान थे कि क्या होने वाला था। यूं ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन यश और रोहन रेलवे स्टेशन पर काम कर रहे थे। आजकल पैसेंजर बहुत कम आ रहे हैं, इसलिए हमें मुनाफा बहुत कम हो रहा है। हाँ भैया, लगता है बारिश की वजह से लोग घर से बाहर निकलना कम पसंद कर रहे हैं। और हमारा गांव तो है ही बहुत पिछड़ा, और दूसरी तरफ यहाँ ऐसे गांव में कौन आना पसंद करेगा। काम करने के बाद दोनों बारिश में घर की तरफ आ रहे थे, तभी उन्हें शीला मिलती है। वो अपने घर के आंगन में खड़ी थी। अरे रोहन और यश बेटा, जरा इधर तो आना। दोनों वहां पर जाते और दोनों ने ही अपने सिर पर पन्नी वाला कट्टा ओढ़ रखा था। जी कहिए आंटी जी, क्या बात है? अरे बेटा देखो, कितनी तेज बारिश हो रही है और मुझे राशन की दुकान पर जाना था, लेकिन अब इन बूढ़ी हड्डी में कहाँ जान है। क्या तुम एक बार राशन की दुकान से सारा राशन लेकर आ सकते हो? ऊपर से कीचड़ भी हो रहा है तो मेरा गिरने का बहुत डर रहता है। ठीक है आंटी जी, आप चिंता मत कीजिए, हम अभी ला देते हैं। उसके बाद यश और रोहन दोनों बारिश में भीगते हुए राशन की दुकान पर जाते हैं और शीला की दी हुई लिस्ट दुकानदार को पकड़ा देते हैं। भैया हमें ये सारा सामान पैक करके दे दीजिए। दुकानदार सारा सामान नाप तोल कर पैक करके दे देता है। उसके बाद वो उसे पैसे देते हैं और सामान लेकर शीला के घर आ जाते हैं। सारा सामान शीला के घर की दहलीज पर रख देते हैं। हाँ बेटा, बस यहीं दहलीज पर रख दो, घर के अंदर तो मैं ले जाऊंगी। क्या है ना, अभी कीचड़ से तुम दोनों के पैर गंदे हो रहे तो पूरा घर गंदा हो जाएगा, इसलिए। उसके बाद यश और रोहन वहां से चले जाते हैं और घर आ जाते हैं। तब वह पुरानी रिक्शा को देखकर यश कहता है, बारिश की वजह से ये रिक्शा भी ऐसे ही खड़ी है। ऐसे में इस रिक्शा को ले जाकर काम करना बड़ा खतरनाक है। एक बार तो बड़ा नुकसान हो गया, दोबारा नहीं करना। घर के अंदर आने के बाद दोनों कपड़े बदलते हैं, लेकिन उनके घर के अंदर भी बारिश का पानी गया हुआ था।
पिछले साल तो छत की मरम्मत करवाई थी, क्या ये अब फिर से टपक रही है? हाँ बेटा, अब हमारी जिंदगी में मुसीबत ना हो ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन हाँ भगवान का इतना शुक्र है कि पिछली बार से तो कम ही टपक रही है, और फिर हमने सस्ती सी ही तो मरम्मत करवाई थी, उसके हिसाब से तो ये फिर भी ठीक चल रही है। लेकिन दोनों बहुओं को खाना बनाने में बड़ी परेशानी हो रही थी। बारिश हो रही थी और रसोई के आसपास बारिश का पानी टपक रहा था। हम खाना बना रहे हैं और खाना बनाते समय भी कोई शांति नहीं मिल रही, आसपास पानी भी टपक रहा है, बड़ा दिमाग खराब हो रहा है मेरा तो। हाँ सच कहूँ तो गुस्सा तो मुझे भी आ रहा है, लेकिन शुक्र है कि खाने के अंदर पानी नहीं टपक रहा, वरना तो और भी ज्यादा मुसीबत हो जाती। इसकी वजह से हमें इस लोहे की कैन के अंदर सारा राशन पानी रखना पड़ता है। अच्छा है कि हमारे पास ये तेल वाली लोहे की कैन है, काफी सारी। इसकी वजह से बारिश में भी हमारा राशन एकदम सही सलामत रहता है। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, अब गरीबी में कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ता है, तो बस ये उसी जुगाड़ का नतीजा है। नेहा और पायल ने आज खाने में सबके लिए दाल और थोड़ी सी आलू की भुजिया, साथ में थोड़े सूखे चावल और रोटी बनाई थी। खाना बनाने के बाद सभी को परोसा जाता है और सब साथ बैठकर खाना खा रहे थे। अरे ये शीला बड़ी मतलबी है, अपना काम होता है तुमसे बोलने लगती है और बड़ी जल्दी आकर काम करवा लेती है, और जब मैं इससे बात करने जाती हूँ और ये फ्री भी होती है तो मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। हमारे पड़ोस में लगभग सभी ऐसे हैं मम्मी, कोई भी हमसे और सलाह आंटी के परिवार से बात करना ही नहीं चाहता, क्योंकि हम दोनों परिवार ज्यादा गरीब है ना, इसलिए। कोई बात नहीं, अगर कोई हमसे बोलना नहीं चाहता है तो हमें भी उससे सामने से नहीं बोलना चाहिए। इस तरह सब बात कर रहे थे और आज उन्होंने जो दिनचर्या में किया वही सब एक दूसरे को बता रहे थे। सब खाना खाकर आराम से टीवी देख रहे थे कि तभी लाइट चली जाती है, तो सब आंगन में आकर बैठ जाते हैं और बाहर आंगन में ही पायल और नेहा भी बर्तन धो रही थी। चलो अच्छा है कि आज हमारा काम जल्दी ही खत्म हो गया। अब थोड़ी देर लाइट आए तो मुझे भी अपने पसंदीदा नाटक देखना है। मुझे तो नहीं लगता कि लाइट आने वाली है, क्योंकि बारिश जैसा मौसम हो रहा है और देखो तो कितने काले बादल छा रहे हैं। जब तक लाइट आने का समय होगा तब तक बारिश आ जाएगी और फिर बारिश में लाइट नहीं आएगी। सब वहां आराम से बैठे हुए थे कि तभी शीला के घर से बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। अरे मेरे तो काम ही फूट गए, जो मेरे माँ बाप ने इस घर में मेरी शादी कर दी। अरे बेटा, तुम्हारे माँ बाप ने शादी कहाँ की है, तुमने तो अपनी पसंद से शादी की है, और फिर अगर तुम शादी करके यहाँ आई हो तो घर का थोड़ा बहुत तो काम करना ही होगा ना। अरे जब आप लोगों के पास इतने पैसे हैं तो घर में क्या काम वाली नहीं रख सकते? तो क्या हम तुझे यहाँ पर पूजने के लिए लाए हैं? तुझे बस पूरा दिन घर में बैठा कर रखे और तेरी आरती उतारे और तुझसे कोई काम ना करवाएं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं तो कोई काम नहीं करने वाली। इतना कहकर प्रीति गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और शीला को भी बहुत गुस्सा आ जाता है, तो वो अपने बेटे पवन से कहती है, और कर ले अपनी मर्जी से शादी। देखा ना तूने कैसे हम दोनों को नचा के रखती है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे कौन से पाप किए थे मैंने जो ऐसे दिन देख रही हूँ। तो मम्मी आप भी एक काम वाली लगवा दो ना। अरे अगर नौकरानी ही रखनी है तो इससे अच्छा मैं अकेली रह लूंगी, तो नौकरानी सारा काम करके चली ही जाएगी। अब इतने भी पैसे नहीं कमाते हो जो बिल्कुल भी आसमान से गिर रहे हैं या पेड़ पर उग रहे हैं। जरा अपनी बीवी को थोड़ा सा समझा और उसे नसीहत दे कि शादी के बाद घर में किस तरह से रहा जाता है। उनका शोर सुनने के बाद सामने पड़ोसन सविता हंसते हुए कहती है, अरे जिज्जी, इसकी बहू ने लव मैरिज कर रखी है, वही इन सबको अपनी उंगलियों पर नचा रही है। हाँ, जब भी मैं सोचूं कि उनके घर में हर रोज इतना कलेश क्यों होता है, और हमसे तो कह रही थी कि इसके बेटे ने कोई लव मैरिज नहीं की, और ये तो लव मैरिज के बिल्कुल खिलाफ थी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तो बस उल्लू बनाने की बातें होती है। मुझे तो उनकी घर की एक एक कहानी के बारे में पता है। अरे हर रोज इस बहू के अलग ड्रामे रहते हैं, सोच भी नहीं सकते हम तो कि इतनी ज्यादा नखरे होते हैं इनके। सविता शांति के घर के बगल में ही रहती थी और ये सब सुनकर शांति का परिवार काफी हैरान हो जाता है। देखा मम्मी जी, शीला आंटी तो सविता आंटी को अपनी सबसे अच्छी सहेली मानती थी और उन्हें सारी बात बताती थी, और उन्होंने किस तरीके से उनकी सारी बात को दूसरों के आगे बता दिया। अरे बेटा, यहाँ पर ऐसे ही होता है, समाज एक दूसरे की बातों का मजा लेता है, और आजकल इंसानों के दिल में हमदर्दी नाम की तो कोई चीज रह ही नहीं गई है। इस तरह बात करके सब घर के अंदर चले जाते हैं और रात में खूब तेज मूसलाधार बारिश होती है, तो घर में जहां जहां पानी टपक रहा था वहां वहां बर्तन रखकर सब लोग साइड साइड में थोड़ी थोड़ी जगह बचाकर सो रहे थे। लेकिन जब अगले दिन गांव वाले उठते हैं तो देखते हैं कि बाहर गलियों में हल्का हल्का सा पानी भरा हुआ था और कुछ लोग इधर उधर भाग रहे थे, और सरपंच ने एक इम्पोर्टेंट मीटिंग भी रखी थी, तो सब वहां जाते हैं। देखो भाई लोग, मुझे आपको सबको ये बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि नदी के पास वाला बांध टूट गया है, तो इसलिए वहाँ का सारा पानी हमारे खेतों में भर गया है और हमारी सारी फसलें खराब हो गई हैं। हे भगवान, ऐसा कैसे हो गया? हमारा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। अब हम क्या करेंगे और कैसे रहेंगे? हमारी तो सारी मेहनत बर्बाद हो गई और हमें बहुत बड़ा घाटा हो गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वही पानी हमारे गांव में आ गया है और अब ये गलियों में जमा हो रहा है और इस पानी को निकालना मुश्किल है। अब ये सब हालात देखते हुए आप सब समझ ही रहे होंगे कि हमारे गांव पर कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है और हम किस हालत में गुजरने वाले हैं। मुझे तो ये साफ साफ बाढ़ के लक्षण लग रहे हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा सरपंच जी, हमें भी ये बाढ़ के लक्षण लग रहे हैं, और साथ ही अगर तेज बारिश भी साथ भी हो गई तो गांव में बुरा हाल होने वाला है। हमारा गांव काफी पिछड़ा है, यहाँ पर इतनी सुख सुविधा भी नहीं है और यहाँ से रेलवे स्टेशन भी काफी दूर पड़ता है।
मैं तो सबको यही हिदायत दूंगा कि अगर कोई भी अभी गांव छोड़कर जाना चाहता है तो वो जा सकता है, क्योंकि जान है तो जहान है। अपना अपना जो जरूरी सामान है वो पैक कर लीजिए और आप लोग कुछ समय के लिए अपने रिश्तेदार या फिर कहीं पर ठहरने के लिए चले जा सकते हैं। सरपंच के इतनी बड़ी चेतावनी देने के बाद गांव के सभी लोग डर गए थे और शांति का परिवार जब घर वापस आता है तो सरला भी उनके घर आती है। सरला काफी हैरान और परेशान लग रही थी। अरे मुझे तो बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है कि अब हम क्या करेंगे। मैं भी सोच रही हूँ कि कुछ दिन के लिए पूरे परिवार को लेकर अपनी बहन के घर चली जाती हूँ। ऐसी मुसीबत या किसी भी तरह की मुसीबत में कोई और रिश्तेदारी तो काम नहीं आती, लेकिन एक बहन है जो थोड़ा बहुत साथ दे देती है। हाँ, तो तुझे चले जाना चाहिए। और सरपंच ने कहा नहीं कि अगर ट्रेन के आसपास रेलवे स्टेशन पर भी पानी भर गया तो ये गांव छोड़कर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और बाढ़ के लक्षण बहुत ज्यादा बढ़ गए तो फिर बड़ी परेशानी होगी और हमारा गांव पिछड़ा भी है, तो यहाँ तक मदद आने में भी बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। हे भगवान, पता नहीं कैसी मुसीबत आन पड़ी हमारे ऊपर। अच्छा ठीक है, मैं तो अभी जाकर तैयारी कर रही हूँ और आज शाम को ही निकल जाऊंगी। लेकिन तुम कहाँ जाओगी? कोई बात नहीं, आज ही चली जाना और हम भी अपना देखेंगे कि किसी रिश्तेदार के पास हमारे लिए जगह होगी तो हम वहीं चले जाएंगे। अच्छा ठीक है, तुम सब अपना ध्यान रखना, फोन के जरिए संपर्क करते रहना। चलती हूँ। और वैसे भी पानी की वजह से मेरा भी और बाकी सबका भी राशन खराब हो गया है। इतना कहकर सरला वहां से चली जाती है, लेकिन अब शांति का परिवार सोच में पड़ जाता है। आखिर वो किस रिश्तेदार के घर जाए, क्योंकि उनकी गरीबी के कारण लगभग सभी रिश्तेदारी ने उनसे रिश्ते नाते पहले ही तोड़ दिए थे। हमारे यहाँ तो कोई भी रिश्तेदार ऐसा नहीं है कि मुसीबत के समय उनके पास जा सके, क्योंकि हम गरीब थे तो उन्होंने पहले ही हमसे बात करना कम कर दिया था। और इस तरीके से मुसीबत के समय में मदद मांगकर जाएंगे तो बड़ा अजीब लगेगा। लेकिन हमें कहीं ना कहीं तो जाना ही होगा मम्मी, क्योंकि अगर बाढ़ अचानक से ज्यादा आ गई तो हम क्या करेंगे? हाँ बेटा, लेकिन हमें थोड़ा सा रुककर तो सोचना ही होगा कि आखिर हम क्या करें और कहाँ जाएं, क्योंकि हमारे पास तो कोई और चारा भी नहीं है। स्थिति अचानक से बहुत बदल गई थी और काफी बिगड़ रही थी। पानी तेजी से बढ़ रहा था, इसीलिए शांति का परिवार अपनी पैकिंग कर लेता है और जब वो बाहर आता है तो देखता है कि सविता और शीला का परिवार भी ये गाँव छोड़कर कहीं जा रहा था। अच्छा शांति, तो तुम्हें भी कोई ठिकाना मिल गया है क्या? तुम भी किसी रिश्तेदार के घर जा रही हो? हाँ, चलो अच्छा कि तुम्हारे कुछ रिश्तेदार अच्छे हैं। हमारे रिश्तेदार तो इतने कुछ खास नहीं है, इसीलिए हम तो यहाँ से कहीं 2 शहर में जाकर कुछ समय के लिए होटल में रह लेंगे। पैसे की कोई कमी थोड़ी है। इतना कहकर सविता और शीला का परिवार भी वहाँ से चला जाता है। पानी का उफान बढ़ता ही जा रहा था। ये तो बड़ी समस्या हो रही है, अब हम कहाँ जाएंगे? मुझे लगता है कि एक बार हमें गांव से तो बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ रहेंगे तो पक्का डूब कर ही मर जाएंगे। कम से कम कहीं नहीं तो एक ऐसी सेफ जगह तो चल सकते हैं जहाँ पर हमें रहने को मिल जाएगा। कहीं रोड पर या कहीं पर भी रहेंगे, पर यहाँ से बाहर चलते हैं। एक काम करते हैं, हमारे पास जो 3 पहिए वाली कुली रिक्शा है उसे ले लेते हैं और उसके ऊपर अपना सारा राशन और कुछ जरूरत का सामान भी रख लेते हैं। उसके बाद सभी उस रिक्शे के ऊपर एक के बाद एक सामान रखने लगते हैं। उन्होंने काफी सारा सामान रख लिया, अपनी लोहे की कैन जिसके अंदर राशन था और साथ ही चटाई, कुछ बहुत सारे कपड़े और लगभग सारा ही जरूरत का सामान रख लिया था। उसके बाद परिवार पानी में आगे बढ़ता है और अब पानी क्योंकि काफी ज्यादा बढ़ गया था तो उन्हें आगे चलने में काफी मुश्किल हो रही थी। सच में कोई भी आपदा आती है तो ऐसे में तो जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए तो ये आपदा इतनी खतरनाक होती है। तभी बहुत तेज बारिश होने लगती है। हाँ, बस अब इस बारिश की और कमी रह गई थी। बारिश की वजह से बाढ़ का पानी और ज्यादा बढ़ रहा था, क्योंकि सभी गांव वाले समय पर निकल गए थे और शांति का परिवार भी अब हालात से लड़ते हुए वहां से जा रहे थे। तो बस इसी वजह से वो बाढ़ में अपनी जान बचाने में कामयाब हुए। लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखते हैं तो कुछ घर रह गए थे और उन्होंने अपने सामने अपने ही घर को भी बहते हुए देखा। हमारा घर बह गया, हमारा बेचारा प्यारा सा घर। मुझे बहुत दुख हो रहा है। अरे निधि, ये बाढ़ बहुत ज्यादा खतरनाक हो रही है और ऐसी हालत में अगर हमारे प्राण बच जाएंगे तो वही सबसे बड़ी बात होगी, क्योंकि कहते हैं ना कि जान है तो जहान है। अगर जान ही नहीं होगी तो हम जहान का क्या करेंगे? उसके बाद परिवार वाले जल्दी जल्दी रेलवे स्टेशन की तरफ जाने लगते हैं। वो लोग जल्दी ही रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां की हालत देखकर उन लोगों के होश उड़ जाते हैं। अरे यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, पूरा रेलवे स्टेशन खाली है और यहाँ पर पटरियों पर भी पानी भर गया है। हमें तो लगा था कि हमारे गाँव से बहुत ज्यादा दूर है तो यहाँ पर बाढ़ के हालात नहीं होंगे, पर यहाँ पर भी पानी आ गया है। हाँ, अब हम क्या करेंगे? अब हम ये गांव छोड़कर कैसे जाएंगे? अब तो सच में मुझे बहुत चिंता हो रही है। क्या हम भी बाढ़ में यही डूब जाएंगे? अरे बेटा रुको, इस तरह ऐसी बातें नहीं करते, जरा शुभ शुभ बोलो। ऐसी हालात में भी शुभ शुभ बोलने को क्या रह गया मम्मी? सब लोग वहाँ पर पानी में खड़े थे और सब बड़े परेशान हो रहे थे। उन्हें अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें और अब इस तरीके से बाढ़ में जान बचाकर कैसे जाएंगे। सब आगे बढ़ते हैं और वहाँ पर बैठने के लिए बेंच भी नहीं थी, क्योंकि वो भी पानी में पूरी तरीके से बह गए थे। इतनी मुश्किल से यहाँ तक चलकर आए थे, अब क्या करें? समझ ही नहीं आ रहा है कुछ भी। क्या कर सकते हैं? इतनी देर तक अगर हम पानी में रहेंगे तो हमारी तबीयत खराब हो जाएगी और यहाँ पर पहले ही कुछ भी हालत ठीक नहीं है, तो दवाई तो मिलना बहुत दूर की बात होगी। तभी पायल को वहाँ पर पुल नजर आता है और उसे देखकर उसे एक आइडिया आता है। मेरे पास एक आइडिया है, यहाँ पर सामने रेलवे पुल है, क्यों ना हम सब वहाँ पर जाकर रहें, क्योंकि वहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं आ पाएगा और हम थोड़ा समय वहाँ तो बिता ही सकते हैं।
बिल्कुल सही कहा दीदी आपने। उसके बाद वो लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पानी को चीरते हुए वो सीढ़ियों पर चढ़ते हुए रेलवे पुल पर पहुंच जाते हैं और वहां पर जाने के बाद एक चटाई बिछा लेते हैं और सब उसके ऊपर थोड़ी देर आराम से बैठ जाते हैं। हाँ, इतनी देर बाद अब जाकर थोड़ी सी राहत की सांस मिली है मुझे, वरना इतनी देर से पानी में खड़े रहने और पानी में ही चलने की वजह से हालत बड़ी खराब हो रही थी। अब देखना है कि क्या परिवार वाले सच में रेलवे पुल के ऊपर ढंग से अपना मुसीबत का समय काट सकेंगे, और जब ये मुसीबत ज्यादा बढ़ेगी और उसके बाद सब ठीक होगा तो परिवार वाले क्या करेंगे, जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। काफी देर तक सभी ऐसे ही बैठे रहते हैं और थोड़ी देर बाद फिर सबको भूख लगती है। क्या खाने के लिए कुछ है? बड़ी भूख लग रही है। तब पायल एक बिस्किट का पैकेट निकाल कर सबको दे देती है तो सब बिस्कुट खाते हैं तो हल्की सी राहत मिलती है, लेकिन भूख कहाँ मिटती है। इसीलिए पायल और नेहा आपस में बात कर रही थी कि अच्छा है कि हमने कढ़ाई और तवा और साथ में 1-2 बर्तन तो रख ही लिया था। हाँ दीदी, क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी। मुझे तो लगा था कि हम रेलवे स्टेशन में ट्रेन से अगर हम दूसरी जगह भी चले जाएंगे तो वहाँ जाकर भी अगर हमें कुछ ठिकाना नहीं मिला और रोड पर रहने लगे तो क्या करेंगे, खाना कैसे बनाएंगे। लेकिन ये परेशानी तो अभी भी है, अभी भी हम खाना कैसे बनाएंगे। हमारे पास बर्तन है, राशन है, लेकिन खाना बनाने के लिए कुछ भी तो नहीं है। अरे दीदी क्यों चिंता करती हो, याद है ना हमने अपने घर पर ईंट से चूल्हा बनाया था, वही सारी ईंट भी लेकर आ गई थी मैं और साथ में कुछ लकड़ियां भी लेकर आई हूँ। ये बात सुनकर पायल खुश हो जाती है। ये तो सच में बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद दोनों मिलकर ईंट का चूल्हा बना लेती हैं और लकड़ी से आग जलाकर उसके ऊपर खाना बनाने लगती हैं। ये सब देखकर पूरा परिवार खुश हो जाता है। अरे बहू, तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। अच्छा है कि तुम ये सारा सामान लेकर आई थे। अभी इतनी भूख लग रही थी कि पेट में चूहे दौड़ रहे थे। मेरे तो पेट में चूहे के साथ साथ हाथी भी दौड़ रहे थे, इतनी भूख लग रही थी। उसके बाद वो रेलवे पुल के ऊपर ही खाना बनाकर सबको खाना खिलाती हैं और सब थोड़ी सी रोटी और थोड़ी सी दाल खा लेते हैं। यह सब करने के बाद सब फ्री हो गए थे तो मुझे तो लगता है कि अभी हमें कुछ समय तक रेलवे पुल के ऊपर ही रहना पड़ेगा। तो क्यों ना हम इसे थोड़ा सा घर की तरह बना दे। देखो तो जरा, पुल भी कितना गंदा हो गया है। वो दोनों पुल से नीचे आती हैं और वहां पर बाढ़ में रेलवे स्टेशन पर बहुत सारा सामान बहकर आया था, जैसे कि उन्हें वहां पर एक झाड़ू मिल गई थी और कुछ खाली डब्बे भी। जरूर ये रेलवे स्टेशन का ही सामान होगा। और उनके चूल्हे से जो राख बची हुई थी उसे रगड़कर वो अच्छे से पुल को साफ कर देती हैं और बाढ़ वाला पानी भी इस्तेमाल करती हैं। उसके बाद जो रेलवे स्टेशन पर साफ पीने का पानी था, जहां पर ऊंचा सा टैंकर लगा हुआ था, वहां से वो पानी ले आती हैं और थोड़ा सा पुल साफ करने में रख देती हैं और थोड़ा पीने के लिए रख लेती हैं। उसके बाद जब पुल सूख जाता है तब वह चटाई लगाकर सारा सामान सेट कर देती हैं। लेकिन अभी भी कमी तो बहुत सारी थी, लेकिन क्योंकि आज सब बहुत थक गए थे तो इसीलिए सब जल्दी सो जाते हैं और अगले दिन फिर से उठकर इसी तरह ईंट के चूल्हे पर खाना बनाकर सब खाना खा लेते हैं। बाढ़ की वजह से रेलवे स्टेशन पर रहकर मैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ और ऊपर से रेलवे पुल पर बस रहने के लिए हमने एकदम नॉर्मल सा जुगाड़ किया है। हाँ बिल्कुल दीदी, अगर यहाँ पर कुछ और अच्छा इंतजाम कर पाए तो कितना अच्छा होता ना। कुछ लकड़ियाँ और कुछ घास वगैरह मिल जाती तो मजा आ जाता, लेकिन अब साथ में राशन भी खत्म होने वाला है। मुझे तो लग रहा है कि हमें बाहर जाना ही पड़ेगा, यहाँ बैठे बैठे काम नहीं चलने वाला। रेलवे के दूसरी तरफ अगर हम जाएंगे तो इससे पीछे से एक रास्ता होकर जाता है जो सीधा जंगल की तरफ निकलता है। वो जंगल थोड़ा ऊंचाई की तरफ है तो वहाँ पर पानी कम होगा, तो एक बार जाकर देखते हैं। जो हमारी जरूरत का सामान होगा हम लेकर आ जाएंगे। शांति, रमेश, निधि को छोड़कर चारों बेटे बहू वहां से चले जाते हैं और वो लोग रेलवे पुल से उतरकर रेलवे स्टेशन को थोड़ा सा पार करके एक जंगल की तरफ पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें बहुत सारी लकड़ी और घास फूस मिल जाती है। हम ये सारा सामान अपने साथ लेकर जाएंगे और साथ में कुछ मिट्टी भी लेकर जाएंगे। तो चारों मिलकर जरूरत का सामान इकट्ठा करने लगते हैं और काफी सारी लकड़ी, घास फूस, मिट्टी और कुछ फल फ्रूट लेकर वो वहां से चले जाते हैं। वापस रेलवे स्टेशन पर आने के बाद पायल और नेहा अपना काम शुरू करती हैं। वह सबसे पहले लकड़ियों को रस्सी और घास से बांधकर उनके ऊपर अच्छे से घास की लेयर लगा देती हैं, जिससे 4 दीवार तैयार हो जाती हैं और वह रेलवे पुल पर 4 दीवार लगाकर एक घर बना लेती हैं। ये तो सच में बहुत अच्छा बन गया है। अब ठीक है, अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है और जो बार बार ये गंदगी दिख रही थी ना, वो भी नहीं दिखेगी। उसके बाद इसी तरीके से छत को तैयार किया जाता है। फिर पायल और नेहा नीचे आती हैं और उन्हें बाढ़ के पानी में तैरती हुई कुछ बाल्टी और एक्स्ट्रा ड्रम मिल जाता है, जिसके बाद वो दोनों उन्हें लाकर उनके अंदर मिट्टी डाल देती हैं और नीचे से 4-5 छेद कर देती हैं। भाभी आपने दोनों ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसमें हम लोग सब्जी उगाएंगे, क्योंकि कुछ नहीं जानते कि हमें यहाँ पर कब तक और कितने समय तक रहना पड़ सकता है। अब खाने के लिए तो कुछ चाहिए। अब हमारी दाल भी खत्म हो गई और सूखी रोटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इस तरीके से बाढ़ में रेलवे पुल के ऊपर गरीब ससुराल खेती और रसोई बना रहा था। उन्होंने पहले वहां पर घर बनाया, उसके बाद बगल में एक खुली रसोई बनाई जहां पर कुछ मिट्टी के बर्तन बनाकर रख लिए और साथ में उन्होंने वहां पर खेती के लिए काफी सारी जगह और बाल्टी में मिट्टी डालकर खेती करने के लिए सब रख दिया था। वो सब जंगल से लाए हुए फल फ्रूट खाने लगते हैं और जो भी उनके बीज बच जाते हैं उन्हें बो देते हैं और साथ में जो वो घर से कुछ सब्जी लेकर आए थे उन्हें भी उसी में बो दिया जाता है। पालक और मेथी तो जल्दी ही हो जाएगी। इस तरीके से अब रेलवे पुल के ऊपर रहकर वो लोग खेती कर रहे थे और साथ में वहीं पर बनी रसोई में खाना बना रहे थे।
यश और रोहन को अच्छे से तैरना आता था, इसीलिए वो बाढ़ में भी पीछे की तरफ से जाते हैं और जंगल से होते हुए एक दूसरे शहर तक पहुंच जाते हैं और वहां पर अपने लोहे की टंकी में ढेर सारा आटा और चावल लेकर घर वापस आ जाते हैं। अरे मैं तो बहुत ज्यादा थक गया हूँ। उसके बाद पायल दोनों को पीने के लिए पानी देती है और यूं ही दिन गुजर रहे थे। वह चूल्हे की राख की मदद से ही बर्तन धो लेते थे और साथ में वो सर्फ लेकर आए थे, तो आज उन्होंने बहुत सारे कपड़े धोकर वहीं रेलवे पुल पर सुखा दिए थे। चलो आज का तो सारा काम खत्म हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरीके से रेलवे पुल को भी हम कभी अपना घर बना पाएंगे। हाँ बिल्कुल, सोचा तो हमने भी नहीं था, लेकिन मजबूरी इंसान से कुछ भी करवा देती है। पर ये जगह अब हमें रम गई है और अभी भी देख लो बाढ़ की हालत सुधरी नहीं है। शुक्र है कि रेलवे स्टेशन हमारे गांव से बहुत ज्यादा दूर है और यहाँ पर सिर्फ एक्स्ट्रा पानी आ रहा है और यहाँ पर बाढ़ के हालात नहीं हुए, नहीं तो यहाँ पर भी हमें रहने को नहीं मिलता। अब उन्हें किसी भी सामान की जरूरत होती थी तो थोड़ा बहुत रेलवे स्टेशन से ले लेते थे और कुछ जंगल से लेकर आते थे, और जब राशन खत्म होता था तो जंगल पहाड़ से लेकर आते थे। 2-3 दिन के अंदर ही उनके गमले में पालक और मेथी उग जाती है। इसके बाद आज उन्होंने पालक और मेथी की सब्जी बनाई थी और सबने रोटी के साथ बड़े मजे से खाई। आज खाना खाने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, वरना तो पहले हर रोज सूखी रोटी खानी पड़ रही थी। हाँ मम्मी जी, अच्छा है कि हम कुछ सब्जी लेकर आए थे और सूखी हुई सब्जी हमने फेंकी नहीं थी, रख ली थी, तो अब उगाने में काम आ रही है। अब उन्होंने अपनी जरूरत का सारा सामान तो तैयार कर लिया था, लेकिन फर्श पर सोकर सबकी कमर में बहुत दर्द हो रहा था। नीचे सोने से तो मेरी कमर एकदम अकड़ गई है। हाँ बिल्कुल, मेरी कमर भी अकड़ गई है। अब ये बात सोचकर पायल और नेहा रोहन और यश से जंगल से बहुत सारी घास मंगवा लेती हैं और उन सभी घास को इकट्ठा करके अच्छे से जोड़ लेती हैं और उनके ऊपर एक कपड़े की मोटी लेयर लगाकर वो शांति और रमेश के लिए बिस्तर तैयार कर देती हैं। जैसे ही शांति और रमेश उसके ऊपर लेटते हैं, इस पर लेट कर तो मजा आ गया, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा मुलायम है। बिल्कुल सही कहा, इस पर लेट कर तो एकदम मजा आ गया। उसके बाद पायल और नेहा बाकी सबके लिए भी ये बिस्तर बना रही थी। भाभी, आप दोनों ने तो सच में कमाल कर दिया। मुसीबत के समय में भी हर पल को कैसे रंगीन बनाना होता है कोई आपसे सीखे। आपने सब चीजों को कितना अच्छा और आसान बना दिया, सच में मजा ही आ गया। हाँ, और ये सब करके हमारा अच्छा टाइम पास भी हो रहा है और साथ में सबके लिए काफी अच्छी फैसिलिटी भी हो रही है। इस तरह से पायल और नेहा की तारीफ कर रहे थे और कुछ समय बाद जब रेलवे स्टेशन पर पानी थोड़ा सा कम होने लगता है, तब वहाँ पर गांव के कुछ लोग आ जाते हैं। हालांकि रेलवे स्टेशन से ट्रेन नहीं जा रही थी, लेकिन कुछ लोग मजबूरी में वापस आए थे। अब ऐसे में हम कितने समय तक किसी और के घर पर रहेंगे या कितने समय तक की होटल में रहेंगे? सच कहा तूने, देखते हैं कि यहाँ कहीं आसपास रहने की जगह मिल जाए तो अच्छा होगा। अब सारे पैसे तो इस तरीके से नहीं उड़ा सकते, क्योंकि हमारे घर बाढ़ की वजह से तबाह हो गए और कल को दोबारा भी तो घर बनाना होगा। इस वजह से सब गांव के लोग वहाँ वापस आ गए थे और जब उन्होंने वहाँ रेलवे पुल के ऊपर एक घर बना देखा तो सब उसके पास जाते हैं और देखकर हैरान हो जाते हैं। तुम लोगों ने तो सच में कितना अच्छा काम किया, ये तो सच में कमाल हो गया। क्या तुम हमें भी सिखा सकते हो कि यहाँ पर इस तरीके से कैसे घर बनाया जा सकता है? हाँ बेटा, हमारे लिए भी घर बना दो ताकि हम भी यहाँ पर आराम से रह सके। बाढ़ की वजह से हर जगह त्राही त्राही हो रही है और जिस होटल में हम रह रहे थे वहाँ के इलाके में भी बाढ़ आ गई तो हमें मजबूरन यहीं वापस आना पड़ा। देखिए आंटी जी, हम आपको बता सकते हैं कि हमने ये सब कैसे किया है, लेकिन हम घर बनाने में आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। साथ में आपका बेटा भी तो है, आप उसके साथ मिलकर बना लीजिए। पहली बार शांति के परिवार ने उनकी मदद करने से मना किया था, क्योंकि एक बार हमारे घर पर बहुत बुरे हालात हो गए थे। मैंने सभी से मदद मांगी पर किसी ने मदद नहीं करी। आखिर में सरला ने ही हमारी मदद की थी, पैसों की बहुत जरूरत थी। सब घर के अंदर बैठे थे और सविता और शीला उदास होकर वहाँ से दूसरे पुल पर चली जाती हैं और वहाँ पर उदास बैठी थी। हमें हमारे किए का ही फल मिल रहा है। हमने इन लोगों से हमेशा काम करवाया और कभी इनकी मदद नहीं की, कभी ठीक से बात भी नहीं की। तभी वहाँ पर शांति का परिवार आता है और कहता है, हम आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहे थे कि किसी को मदद के लिए जरूरत में मना करना कितना गलत हो सकता है। हम आपकी आखिरी बार मदद कर रहे हैं, हम सिर्फ सामान लाने में मदद करेंगे, बाकी सब आपको खुद बनाना होगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। इस तरह फिर भी शांति का परिवार उनकी मदद करता है और सविता और शीला अपने परिवार के साथ मिलकर रेलवे पुल पर घर बना रहे थे। इस तरह बाढ़ ने सभी की जिंदगी को तहस नहस कर दिया था, लेकिन रेलवे पुल ने